नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज दी वॉइस में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। जिस तरह से देश भर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन जो है वो कब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा? क्या बूस्टर डोज की जरूरत है या पहले वैक्सीनेशन जो दूसरी डोज है उसको पूरा कर लेना जरूरी है? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ यहाँ मेहमान आए हुए हैं। बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एन के मेहरा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से के फॉर्मर डीन हैं, और आईसीएमआर में फिलहाल जो है वो साइंटिस्ट हैं एमेरिटस। तो डॉक्टर एन के मेहरा, आपका स्वागत है आवाज दी वॉइस में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है भारत में, वो कब तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 34% जो वयस्क जनसंख्या है उनको पहली डोज मिल गई है, और 14% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज मिल चुकी हैं। तो अभी हम कितना सुरक्षित हैं? तीसरी लहर कितना असर करेगी यहाँ के लोगों पर? थैंक यू रत्ना जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया और आपके इस सवाल में 2-3 सवाल साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि भारत ने वैक्सीन के फील्ड में सबसे अच्छा काम किया है, और मैं बताता हूँ क्यों किया है। आज के दिन हम करीब 60 करोड़ वैक्सीनेशंस दे चुके हैं। देश बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन 60 करोड़ वैक्सीनेशन देना ये दुनिया में नंबर 1 देश है। इवन अमेरिका भी इतनी वैक्सीनेशन नहीं दे पाया। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारी सरकार ने जो पिछले साल जब ये कोविड पैंडेमिक आया, एक सबसे बढ़िया बात ये की कि हम भारत में ही अपनी वैक्सीन बनाएं, और कम से कम 2 कंपनियां को भारत ने एस्टेब्लिश किया। और अब मेरे को लगता है सितंबर तक आप देखेंगे 3 या 4 और कंपनियों की वैक्सीन भी मार्केट में आएगी। तो ये 2 कंपनियां जो थी, उसमें से सबसे बड़ी कंपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने मिलके बनाई, और उसकी आज के दिन 90% डोजेस जो दी गई हैं इंडिया में, वो कोविशील्ड की दी गई है। 10% के करीब, 10 या 12% के करीब कोवैक्सीन की दी गई। आप एक सोचिए, अगर ये दोनों कंपनियां भारत में नहीं होती तो हमारी हालत क्या होती। तो सबसे पहले तो मैं अपने कोलीग्स, जो मेरे साइंटिस्ट कोलीग्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने थोड़े ही समय में 2 वैक्सीन भारत में ला के रख दी। और आपको एक और बात का पता रहना चाहिए कि जो पुराने समय में जब भी कभी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है, मिनिमम टाइम उसमें 10 या 12 साल का लगता है। बिल्कुल। तो सबसे कम टाइम लगा वो मीजल्स वैक्सीन को, 4.5 साल लगे थे आने में। तो ये पहली बार है कि साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलके जो काम किया, विद इन ए मैटर ऑफ 10 महीने के अंदर ही वैक्सीन लेके आ। आप सोचिए, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो दुनिया में लोग कहाँ होते। तो ये तो सबसे पहले बड़ी बात है, ये बड़ी बड़ी संतुष्टि की बात है कि भारत के साइंटिस्ट ने ये किया। आप देखिए, बड़े बड़े देश, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है और इसमें जापान भी है, वहां इतनी वैक्सीन अभी दी नहीं गई है, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट है बाहर के लिए, बाहर से वैक्सीन लाने के लिए। हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग कोशिश किया कि हमें फाइजर और मॉडर्ना भी आ जाए, लेकिन उनके क्योंकि रूल्स बड़े सख्त थे, क्योंकि भारत को वो उनकी शर्तें जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। हम हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनके लिए करेंगे तो फिर सबके लिए करना पड़ेगा। कर एनीवे, हमने अंदर से ही शक्ति बनाई, और अंदर से शक्ति और भी आ रही है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर तक 3-4 और वैक्सीन आ रही। तो 60 करोड़ वैक्सीन जो है, इसमें से हमने करीब 34-35% लोगों को एक डोज तो मिल चुकी है, और करीब 15% के करीब लोगों को दोनों डोज दे चुके हैं। नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में जब बात करेंगे या यूरोप में बात करेंगे, वो कहते हैं वैक्सीनेशन मीन्स जब दोनों डोज दी।
बिल्कुल ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों डोज़ दी जानी चाहिए और आपको पता है कि कोविशील्ड में हमने गैप बढ़ा दिया था, 12 वीक 16 वीक्स का, जो कि ठीक-ठाक था, और कोवैक्सीन का 4 वीक का गैप। लेकिन पॉपुलेशन बेस्ड डिफरेंसेस भी हैं, और ये हमारी स्टडी ने दिखाया यहाँ पर कि एक डोज वैक्सीन भी जो इंडिया में हमने लोगों को दी, उनकी एबिलिटी, उनकी भी एफिकेसी काफी हाई थी। एबिलिटी हाई को मेरा मकसद ये है कि वैक्सीन देने के बाद ये लोगों को अगर दोबारा से कोविड हो भी जाएगा तो माइल्डर फॉर्म में रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और डेथ नहीं होती है। तो उनकी 2 डोज हमारे 1 डोज के साथ भी कंपेरेबल है। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी पॉपुलेशन में क्यों है? उसके कई कारण। एक सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि इंडियन पॉपुलेशन जो है, इट हैज एक्चुअली लिव्ड अंडर ए हायर माइक्रोबियल लोड। हमारे माइक्रोब्स ज्यादा रहे हैं। आप देखिए यूरोप वगैरह में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इतने माइक्रोब्स आदमी एक्सपोज नहीं हो पाता जितने हमारे यहाँ पर है। तो हमारी ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी है उनके कंपैरिजन में, तो इसलिए हमारा एक डोज भी काफी अच्छा काम किया। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि धारावी जो इतना बड़ा स्लम है बॉम्बे में, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हमें बहुत बड़ा डर था कि ये धारावी, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर के एरिया में करीब 9 लाख लोग रहते हैं, और उसमें किस तरह की आप सोचेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या लोग उस तरह के वायरस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कर पाएंगे। लेकिन देखिए वहां कोई डेथ्स नहीं हुई, वेरी फ्यू, इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, और आज के दिन कोई भी नहीं इन्फेक्शन है। तो ये एक एग्जाम्पल दिखाती है कि हमारा इम्यूनिटी बड़ी ब्रॉड बेस्ड है। और आप तो मेरे काम से थोड़ी जुड़ी भी हुई है पुराने कई सालों से, हमने इसमें बैठ के स्टडीज किए थे HLA सिस्टम में। HLA सिस्टम आपको पता है वो सिस्टम है कि जो वायरस है, जो एनी फॉरेन पैथोजन होता है या जिसमें जैसे कोविड वायरस है, इसको हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली नहीं देखता। ये वायरस को HLA प्लेट के ऊपर डाल के तभी वो देख पाता है, और हमारी वो प्लेट जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा बड़ी का मेरा मकसद होता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो पॉलीमॉर्फिक है। तो पॉलीमॉर्फिक इसलिए है कि हमारा माइक्रोबियल लोड ज्यादा था। तो ये सब चीजों के कारण हमारी पॉपुलेशन को बिल्कुल यूके की या अदर यूरोपियन पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उनको डेफिनेटली 2 डोजेस की जरूरत है, हमारे यहाँ 1 डोज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 डोज नहीं देनी चाहिए, 2 डोज तो देनी ही चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो टारगेट चाहिए कि हम दिसंबर से पहले दिसंबर 31 से पहले हमारी जो 94.5 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन है, 18 साल से ज्यादा वाली 18 साल से ज्यादा वाली पॉपुलेशन हमारी इंडिया की एस्टिमेटेड 94.5 करोड़ है, 94.5 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। उसमें से अगर हम 34% को 1 डोज दे पाए हैं आज के दिन, और 14 को हम 2 डोजेस दे पाए हैं, अगर हम दिसंबर तक इसको हम अगर 94.5 को ही दे पाए, या कम से कम उसके पास में आ जाए, 80 करोड़ तक भी आ जाए, और उसमें से ज्यादा लोगों को डबल डोज दे दी जाए, तो हमने एक बहुत बड़ा काम किया। यही हमारा टारगेट है कि हम अगर जैसे 94.5, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें करीब 180 करोड़ या 190 करोड़ डोजेस की जरूरत है इस साल के एंड तक। और वो जो कंपनियां और भी आ रही है उसको मिला के ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने के करीब आ जाएंगे। देखिए पहले जो अनुमान था कि 130 करोड़ की 130 करोड़ पॉपुलेशन को दे दिया जाए, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको देखिए कोविशील्ड तो काफी अवेलेबल है, कोवैक्सीन नहीं है, क्योंकि वो एक वैक्सीन ऐसी है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस की है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में टाइम लगता है। वो कंपनी भी 3-4 और साइट्स पे बना रही है उसको, लेकिन उसको बनाने में कम से कम 3
मंथ्स का टाइम चाहिए, 3 महीने का। फिर उसमें कई तरह के टेस्टिंग करने, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, कई चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो वैक्सीन हम दें किसी को भी, किसी इंसान को भी, वो सेफ तो हो ना। जी। एफिकेसी तो एक बात होती है, जी। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। हम जो वैक्सीन दें, सबसे बड़ी बात है वो सेफ हो और वो इंसान के अंदर जाके और कोई ज़्यादा नुकसान ना करे, फ़ायदा ही करे। तो जी। कुल मिला के आज आज के दिन भी हम काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं, अगर हम अपने आप को दूसरे देशों से कंपेयर करें। जी। तो इतनी बुरी अगर आप वर्ल्ड मैप में जाएँगे, हमारे से नीचे इतने देश हैं, जिनमें वैक्सीन दी नहीं गई है बिल्कुल भी, और जी। हम करीब मिडल में आ रहे हैं। अब देखिए यूएसए में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, ये जो हाई इम्पैक्ट कंट्रीज़ हैं, इसमें करीब 55-60% लोगों को 2-2 डोज़ेज़ दे चुके हैं। जी। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा 34 और 14, 48 तो हो गया। 50% के करीब लोगों को 1-2 दिन में 1 डोज़ तो कम से कम मिल जाएगी। जी। और हमारी स्टडी ये दिखाती है, 1 डोज़ भी जिसको मिली, वो भी काफ़ी हद तक सेफ है, जी। कि वो उसको अगर दोबारा से कोविड होगा, तो वो सीवियर फॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये सबसे बड़ी बात है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करके रखें। ये मेरा आपके साथ इंटरव्यू में सबसे जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है। यही होने वाला है, क्योंकि हमारे अब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में त्योहारों का टाइम आ रहा है। जी। आपने देखा केरल में हमने कंट्रोल कर दिया था, अब 18-19 हज़ार आ रहे थे, कल फिर और ज़्यादा हो गए, क्योंकि वहाँ ओणम आ गया था। तो ये त्योहारों को हमको देखना है बहुत बहुत केयरफुली। हम अगर इसको ठीक कर पाएँ, देखिए वहाँ यूके वगैरह में प्रॉब्लम नहीं हो गई अब, क्योंकि उनके 60% से ज़्यादा लोगों को 2-2 डोज़ेज़ दे चुके हैं। जी। और आपने देखा लॉर्ड्स में भी क्रिकेट मैच हुआ, पूरा लॉर्ड्स का मैदान भरा पड़ा था। किसी ने भी मास्क नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि उसमें बात ये है कि अगर आपको होगा भी इन्फेक्शन, तो बड़ा माइल्ड फॉर्म का होगा। अब फीवर आ गया 4-5 दिन का तो हो गया, और उससे आप में और भी नेचुरल इम्यूनिटी भी आ जाएगी। ये तो इसलिए उन्होंने कहा आने दो, अगर किसी को होता भी। तो आज आप देख रहे हो वो देश जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों को 2-2 वैक्सीन दे चुके हैं, वहाँ इन्फेक्शन नंबर तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेल्टा अभी वहाँ पर है। जी। तो इन्फेक्शन नंबर बढ़, लेकिन डेथ कोई नहीं हो रही, 0 डेथ्स हैं वहाँ। जी। और इसके कंपैरिजन में वो देश देखिए आप, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, और कई और देश हैं जो मैंने पेपर में भी लिखा है आपने, जी। उनमें जिनमें वैक्सीनेशन बहुत कम है, 10% के पास-पास है, उनमें इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और डेथ भी बढ़ रही है। इंडिया में हम अभी तक कंट्रोल कर चुके हैं। आप देखिए डेथ नंबर बड़ा कम हो गया है, इन्फेक्शन नंबर भी बहुत कम है, और आज के दिन जो इन्फेक्शन हमारे इंडिया में आ रहे हैं, वो सिर्फ़ एक स्टेट से आ रहे हैं, केरल से। 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा इन्फेक्शन आज के दिन, रोज़ के दिन जो आ रहे हैं, वो केरल से आ रहे हैं। तो यही वहाँ ओणम फेस्टिवल हुआ। अब आपको यही एक ख़्याल करना है कि वैक्सीनेशन के अगर आपने 1 डोज़ भी ले लिया, चिंता ना करें, दूसरी डोज़ का भी जब आपका टाइम आ जाता है 12 हफ्ते के बाद जाइए ले लीजिए। लेकिन इस दौरान में मैं तो कहूँगा 6 महीने तक और बड़ा स्ट्रिक्टली वायरस एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम करेंगे, तो मेरे को लगता है कि थर्ड वेव नहीं आएगी। जी। क्योंकि जी हाँ, ये बड़ी सकारात्मक बात है कि अगर हम ये सोचें कि थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से वायरस म्यूटेट कर रहा है, कहा जा रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आया, डेल्टा प्लस उसका वेरिएंट आया, तो कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं जानते कि वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। इसे हम कैसे लेंगे? अगर हम इस बात को का संज्ञान लें, तो हम कितना सुरक्षित माने अपने आप को वैक्सीन के बाद भी? क्योंकि पहले भी सेकंड वेव में ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 2 डोज़ ले ली थी, ऐसे भी कई लोगों की मौतें हुई। एक हमारे साइंटिफिक फील्ड में एक थ्योरी है
कि हर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने का हक है, वायरस को भी जिंदा रहने का हक है, ठीक है। अब आपने वैक्सीन दे दी इतनी ज्यादा, आप में नेचुरल इम्यूनिटी भी बहुत आ गई, क्योंकि सेकंड वेव जब हमारे यहाँ आई उससे बहुत लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गई। आपने वो पढ़ा, जो चौथा सीरो सर्वे किया गया आईसीएमआर की तरफ से, उससे ये पता चला दो तिहाई लोगों से ज्यादा जो भी उन्होंने सैंपल लिया था, और वो वही जगह से सैंपल लिया था जहां पहला, दूसरा और तीसरा सीरो सर्वे किया गया था, उसी जगह से लिया। तो अब वो नंबर जो पहले 5 था, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, अब वो 68 तक आ गया। सेकंड वेव के टाइम पे जो इतनी बड़ी नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गई, तो वायरस तो कुछ करेगा, वो तो चेंज होगा। अब आपने देखा जनवरी फरवरी इसी साल के, जब यूके में मार दाड़ चल रही थी, वहां सेकंड वेव थी, हमारे यहाँ खुशियां मनाए जा रहे थे। हमारे यहाँ तो लोग कह रहे थे कि वायरस तो चला गया, अब तो नॉर्मल लाइफ आ गई, और मार्च में फिर जाके वो आ गया। तो वायरस तो म्यूटेट करेगा, ये वायरस की खासियत होती है, म्यूटेट करेगा। तो अभी तक तो हम बचे। देखिए सेकंड वेव क्यों आई थी? सेकंड वेव आई थी 2 कारणों से। बिहेवियर चेंज, तो बिहेवियर चेंज वायरस ने किया, उसने अपनी शक्ल बदल ली, अल्फा स्ट्रेन से वो डेल्टा हो गया, डेल्टा जो कि 10 गुना और ज्यादा इन्फेक्शियस था। दूसरा, लोगों ने भी बिहेवियर चेंज कर लिया था, लोग भी ऐसे में मिल रहे थे जैसे कि अब कुछ है ही नहीं है, तो दोनों के बिहेवियर चेंज से हुआ। अभी सिचुएशन ये है, आप जनवरी से कंपेयर करिए, अगस्त एंड में हमने कितने लोगों को वैक्सीन दे दिया। हमने वैक्सीनेशन शुरू ही किया तो 16 जनवरी को, और आज हमारी 25 अगस्त में हमने 60 करोड़ के करीब लोगों को 60 करोड़ वैक्सीनेशंस दे चुके हैं। तो सिचुएशन बदल गई है, और काफी लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गई है। तो इसलिए वायरस ने अभी कोई चेंज नहीं किया, और ये तो है कि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो वायरस करेगा चेंज, लेकिन अभी तक हम बचे हुए, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक बचे हुए। इसलिए लोग उसको मैथमेटिशियन कैलकुलेशन करते हैं कि साहब वायरस तो करेगा चेंज, और वो डेडली एक और स्ट्रेन आ जाएगी, आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन तो देखिए, आज की सिचुएशन में अगर हम वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देंगे, और बूस्टर की बात तो भी छोड़ दीजिए, अभी तो हम यही करें कि 1 डोज तो लोगों को दे दें, और जिनको 1 डोज दे दी उनको 12 हफ्ते के बाद कि भाई तुम दूसरे भी आकर लेते लो, तो वही आज किया जा रहा है। तो हमारा जो स्कीम वैक्सीनेशन का इंडिया में है वो बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हम स्कीम में चल रहे हैं। इसी स्कीम से हम चलते रहेंगे, और अगले महीने से और आ जाएंगी। अब वो आपने वो भी देखा कि 12 से 18 साल के चिल्ड्रन के लिए भी ट्रायल हो गया। कम से कम 2 वैक्सीन आने वाली हैं, एक तो वो जाइडस कैडिला की है, साइकोवी, और एक ये कोवैक्सीन। दोनों ने ट्रायल किए हैं 12 से 18 के, हो सकता है कि सितंबर के बाद वो भी आ जाए। तीसरी एक और वैक्सीन हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया आने वाली है, वो भी mRNA बेस्ड है। जैसे फाइजर है और मॉडर्ना है। इंडिया विल ओनली बी द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड, तीसरा देश होगा इंडिया दुनिया में जिसने के mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई। यूएस ने बनाई, जर्मनी ने बनाई, क्योंकि वो जो फाइजर है वो जर्मन कंपनी और उनके दोनों के जॉइंटली है। और तीसरा हमारा देश रहेगा। वो आपने देखा जिनोवा बायो केमिकल्स कंपनी है, डॉक्टर संजय सिंह उसके सीईओ हैं, और मैं उनके साथ ऑलमोस्ट रोज उनके साथ टच में रह जाता हूँ। और आपने कल ही न्यूज़ पढ़ा होगा कि उनको फेज 2-3 ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। तो लगता ये है कि सितंबर एंड तक वो वैक्सीन भी आ जाएगी, नहीं तो अक्टूबर तक आ जाएगी। तो बहुत ही हमारी जो स्कीम चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। अब लोग तो उसमें ये भी कहेंगे हमको और जरूरत, ये दिल मांगे मोर तो है, वो तो और चाहिए, लेकिन कोशिश तो बहुत जबरदस्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अपनी बनी हुई वैक्सीन हो रही है। तो आज के दिन वायरस ने कोई ऐसा हमें
चिन्ह नहीं दिखाया है कि वो चेंज हो रहा है। डेल्टा के बाद कोई ऐसा नहीं है, डेल्टा प्लस भी कोई नहीं है बात, वो डेल्टा ही है। तो अगर हम अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे और वैक्सीन ले लेंगे जब जब हम ले सकते हैं और बिहेवियर ठीक रखेंगे, तो मेरे को लगता है हम थर्ड वेव को काट देंगे, हमें थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने अपना बिहेवियर ठीक नहीं किया, हमने ये छुपा दिया कि हमको अब उसकी मास्क की जरूरत नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है और हम शादियों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। और ये क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना है। जी। बहुत केयरफुल रहना है। सर अभी हम जैसे आपने कहा कि लोगों को अपना कोविड बिहेवियर जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा उससे बचाव के लिए। आपको लगता है कि पहले से ही कुछ इस तरह के प्रयास किए जाएं, लोगों के साथ जो है वो सख्ती बरती जाए ताकि लोग दोबारा से उस दिशा में ना जाएं? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अभी भी लोगों के भीतर, कुछ लोगों के भीतर तो वैक्सीन हेजिटेंसी है, अभी हिचकिचाहट है लेने को लेकर, और साथ में अभी लोग वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही एक तरह से लापरवाह हो जाते हैं। एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा ये कि वैक्सीन जो लोग ले चुके हैं उसका असर कितने महीनों तक होता है? जैसे अगर फर्स्ट डोज किसी ने लिया है तो उसका असर कितने समय तक होगा, क्योंकि हो सकता है सेकंड डोज के लिए। और तीसरा सवाल भी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कि बच्चों को लेकर जो आशंका जताई जा रही है तो कि उनके ऊपर ज्यादा असर होगा, तो कैसे होगा? क्योंकि अभी तो वो बच्चों वाली वैक्सीन अभी शुरू नहीं हुई है। तीनों ही सवाल आपने बहुत बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, पहला सवाल आपका ये था कि ये भूल गया। दूसरा सवाल तो आपका वो था कि वैक्सीन कितनी देर तक सख्ती को लेकर है, सख्ती क्या अभी से बरतनी चाहिए हम, जैसे हाँ, लॉकडाउन करें या जी। इसको मैं एक ही उसमें डालूंगा, एजुकेशन। और कांस्टेंट एजुकेशन चाहिए। जैसे आपकी जैसी चैनल है और गवर्नमेंट की एफर्ट है, ये कांस्टेंटली लोगों में चलता रहे, पेपरों में आता रहे कि देखिए भाई अभी हमारी सिचुएशन इतनी बढ़िया है। और मैंने आपने आज के आर्टिकल में एक लाइन लिखी थी, इतनी बढ़िया सिचुएशन में हम आ गए हैं, इसको हाथ से जाने ना दें। हम अच्छी वैक्सीनेशन चल रही है, आप देखिए रोज के दिन 60-70 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कई दिन तो 85 लाख पे गया है। पहले प्लान था कि हम इस तरह से करें कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन रोज की दें। हो सकता है कि सितंबर एंड तक वो वाला भी वैल्यू आ जाए, क्योंकि और वैक्सीन आ जाएंगी। तो ये एक कांस्टेंट एजुकेशन लोगों में करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है खुद भी लोग दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में काफी लोग तो मैंने देखा पहनते हैं, मास्क लगा के चलते हैं। और बाकी शहरों का मुझे कहीं से मैं पता करता हूँ, कहते नहीं साहब हम गए तो देखा कि लोग उसको नहीं यूज करते। आई थिंक यहाँ पर ही आप लोगों के जैसा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि भाई अभी 6 महीने तक और, कम से कम 6 महीने तक और उतना ही स्ट्रिक्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए जो आपने अप्रैल मई में किया था, जब आप डर गए थे। सेकंड वेव में जब लोग डर गए थे, तो अभी डर के ही रहे इस मसले में, और वैक्सीन अपनी लेते रहें। मेरे को लगता है हम काफी सेफ सिचुएशन में जाएंगे। दूसरा सवाल भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये वैक्सीन की एफिकेसी कितनी देर तक रहती है। देखिए, मैं तो एक इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल 1.5 साल तक ये आराम से रहती है। आप कुछ लोगों ने ये भी किया कि साहब मैंने वैक्सीन लगाई, दोनों डोजेस लगाई, 2 महीने के बाद मैंने अपनी एंटीबॉडी किया तो एंटीबॉडी बड़ी लो थी, 2 आदमी की ज्यादा थी, तो एंटीबॉडी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इम्यून सिस्टम ने उस पर्टिकुलर एंटीजन को देख लिया है, इम्यून सिस्टम ने अपना काम कर दिया है। और वो जरूरी नहीं कि एंटीबॉडी हो। एंटीबॉडी एक चीज होती है। फॉर्चुनेटली भगवान ने हमें हमारे अंदर जो शक्ति दी हुई है, जो डिफेंस पावर दी हुई है, उसके 2 आर्म्स हैं। एक आर्म एंटीबॉडी की है, हम सिर्फ एंटीबॉडी देखते हैं। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेलुलर आर्म जो होती है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स आ जाते हैं। और मेमोरी सेल्स दूसरी बार उसी एंटीजन को जब देखेंगे, इमीडिएटली वो रास्ते पे आ जाए। इट्स लाइक ए आर्मी है,
वो बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए गई है। तो उस बॉर्डर पे पहले से उन्होंने ट्रेनिंग हो गई, उनको साहब इस बॉर्डर पे इस तरह की बात होती है। चाहे वो आर्मी वापस भी आ गई, जब वो दोबारा उसकी जरूरत पड़ के इमीडिएटली जाके वो कर सकते हैं। तो ये बॉडी में भी यही हालत है। तो जो सेलुलर आर्म इम्यून सिस्टम की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा रहती है। वो तो मेमोरी हमेशा रहेंगे आपके बॉडी में। तो कोई चिंता नहीं। लोगों को जो चिंता रहती है कि साहब मैंने 2 डोजेस ले ली थी अप्रैल में या मार्च में, अब मेरा टाइम आ गया बूस्टर डोज का। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। बूस्टर डोज की भी अगर जरूरत पड़ेगी अगले साल, इस साल तो देना ही नहीं चाहिए। इस साल तो हिंदुस्तान को तो सोचना ही नहीं चाहिए। सिर्फ वैक्सीनेट करिए जितने लोगों को कर सकते हैं। अगले साल की जरूरत पड़ेगी तो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को जरूरत नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा उनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो डायबिटीज के लोग हैं, कैंसर के हैं, या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, जो लोगों में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो होते हैं, उनको देना, या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को देना, हेल्थ केयर वर्कर्स को देना। और चौथी कैटेगरी डालें तो भी 70 साल से ज्यादा वाले लोगों को भी उसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि ओल्ड एज में जाके देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्यूनोसेनेसेंस। इम्यून सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा वीक हो जाता है 60 साल के बाद, 70 साल के बाद तो ज्यादा। तो हमने कहा 70 के बाद वाले लोगों को फिर वो दे सकते हैं। हर आदमी को बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये काउंट करना शुरू किया कि साहब 130 करोड़ की पॉपुलेशन और 3 डोजेज चाहिए, तो हमें तो 400 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है 94.5 करोड़, जो 95 करोड़ के करीब हमारे अडल्ट हैं, उनको तो सबसे पहले हम दें। 2 डोज दें तो बहुत अच्छा है, कम से कम 1 तो दें। अब आपकी तीसरा सवाल और भी इम्पोर्टेंट था, बच्चों का क्या करें? तो बच्चों का वाकई वो 12 से 18 साल वाले चिल्ड्रन जो हैं, वो स्कूल जाने वाले लोग हैं और वो स्कूल से कुछ इन्फेक्शन ला सकते हैं। उनको खुद अपने को कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा रॉबस्ट होता है। लेकिन घर में आके लोगों को दे सकते हैं, इसलिए उनको वैक्सीनेट करना भी बहुत जरूरी है। तो पूरा स्कूल ओपन करने के लिए टीचर्स वहाँ के, स्टाफ वहाँ का, जो भी वहाँ स्कूल में काम करते हैं, उनको दो डोज तो सबसे पहले देनी चाहिए, और बच्चों में भी कर दे। तो इसलिए ये जरूरत पड़ी, 2 वैक्सीन की हो गई। अब ट्रायल हो गया है, हो सकता है कि सितंबर के मिडिल या 3rd वीक से बच्चों में भी शुरू हो जाए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 से कम वालों को अभी जरूरत नहीं है उसकी। अभी इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। जी, तो आपको लगता है स्कूल्स अभी खोलने का जो निर्णय कई जगह पे लिया जा रहा है, वो अभी नहीं होना चाहिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है, बच्चों की भी नहीं हो जाती? नहीं होना चाहिए। स्कूल तो देखिए खोलने चाहिए ना। तो देखो दोनों तरफ है, इधर एक कुआं है, उधर खाई होता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तो बच्चे की अपनी माइंड ग्रो नहीं कर पाता, ब्रेन नहीं ग्रो कर पाता, जब तक वो अपने पीयर्स के साथ खेले नहीं, उनके साथ पढ़े नहीं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इतना देखिए केयरफुली। अब हम जो हालात पिछले साल मई जून में थे, वो आज के दिन नहीं। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डिजीज के बारे में 1 साल पहले थी, वो आज नहीं है। आज हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा वो जो मारामारी चली थी अप्रैल मई में, बेड नहीं मिल रहे थे, वो हम सिचुएशन में नहीं है और हम नहीं आना चाहते, इसलिए 3rd वेव हम नहीं लाना चाहते। तो इसलिए बच्चों में भी इमीडिएटली वैक्सीन दें, और आई थिंक केयरफुली प्लान करके बच्चों का स्कूल तो मेरे ख्याल से खुलने चाहिए। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रेग्नेंट विमेन को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई है, एक संदेश आप उनको क्या देना चाहेंगे? उन्हें किसी तरह का खतरा तो नहीं है वैक्सीन लेने में, और कितना ज़रूरी है उनको? कोई खतरा नहीं। बोथ प्रेग्नेंट विमेन भी और लैक्टेटिंग विमेन भी दोनों डोज वैक्सीन की लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये भी स्टडीज हुई हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन के इवन मदर्स मिल्क में भी एंटीबॉडीज आ गई उसकी। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो उसमें भी ट्रायल हो चुके हैं। इंडिया से बाहर भी ट्रायल हुए हैं, इंडिया के अंदर भी ट्रायल हुए हैं, और वैक्सीन हर तरह के, फाइजर के भी वैक्सीन ट्रायल हुए, मॉडर्ना के हुए, और हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन के हुए, एस्ट्राजेनेका के हुए, कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैक्सीन डोजेस वो लें, और वो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। जी। और एंटीबॉडीज अगर उनके मिल्क में भी आ रही है तो वो और भी अच्छी बात है, वो चाइल्ड के लिए भी अच्छा है। जी। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब जो है ये एपिडेमिक से एंडेमिक स्टेज पर पहुंच गई है बीमारी। तो हम भारत के संदर्भ में ये बात कही गई है, तो हम कैसे इसे लें? बहुत लंबे समय तक ये चलता रहेगा, लोगों को आदत बना लेनी पड़ेगी। एक मैं सामान्य भाषा में इसको किस तरह समझा जाए? जी। मैं उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, पेंडेमिक हुआ था ये पहले। पेंडेमिक का मतलब होता कि पूरे दुनिया में फैल गया, वुहान से चला, और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर नहीं हुआ। जी। अब ये एंडेमिक स्टेज में आ गया कि एक दो जगह पे, आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे केरल में है, बाकी जगह पे नहीं है। देखिए दिल्ली में कहाँ है, 20-30 लोग आते हैं इन्फेक्शन के, और डेथ रेट नहीं है, और ज्यादातर जगहों पे नहीं है। तो कुछ लोगों का ये भी व्यू है कि हो सकता है कुछ जगहों पर पॉकेट्स में हर्ड इम्यूनिटी भी आ गई होगी, क्योंकि आपने वैक्सीन बहुत दे दी, और नेचुरल इम्यूनिटी से भी आ गया, तो पॉकेट्स में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। और जब हम पूरे समूचे देश को भी देखते हैं, तो हमको एक देश को भी देखना है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी 30-35 हजार इन्फेक्शन रोज आ रहे हैं, और हमें उसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ वही है, और कोई तरीका ही नहीं है। एजुकेशन, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, जितने टेस्ट करो, जहां जैसे जिन स्टेट्स में, जिन पॉकेट्स में इन्फेक्शन ज्यादा दिख रही हैं, उसको हमको जितना जल्द हो सके उसको हम टेस्ट करें, देखें को जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको हम अलग करें। और अभी वो भी हो रहा कि डेथ अभी भी बहुत कम हो रही है, जो जो हो रही है वो लोग हैं जिनको के कोमॉर्बिडिटीज वगैरह है। अदरवाइज जो यंग अडल्ट अगर गेटिंग इन्फेक्टेड, वो घर में ही क्वारंटीन से ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन हमको कंट्रोल ये करना है कि हम मिनिमम इन्फेक्शन हमारे देश में आए, और त्योहार जो आ रहे हैं इसमें हमको और भी रियली केयरफुल रहना है कि हमारे ये जो हमें अच्छी सिचुएशन में हम आए हुए हैं, इसको जाने ना दें, पकड़ के रखें। सर, लेकिन जैसे नीति आयोग कह रहा है कि सितंबर में जो है वो मामले हर रोज 4 से 5 लाख हो सकते हैं, तो लोगों के भीतर तो एक डर भी है। आप कैसे इस चीज को हम कैसे समझें कि नहीं है डर तीसरी लहर का, एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि हो सकते हैं? अब ये दोनों पहलू है ना, एक तो पहलू जो मैं बता रहा हूँ कि काफी अच्छी सिचुएशन में हम आए, हम इसको पकड़ के रखें। दूसरी सिचुएशन को हम ये भी देखते हैं कि अगर नहीं पकड़ में आई तो हो भी सकता है, अगर बिहेवियर चेंज हो गया, वायरस ने भी कर लिया, क्योंकि वायरस की आदत तो है, वो चेंज तो करेगा कि जब उसको आपने दबा के रख दिया एंटीबॉडीज से, नेचुरल एंटीबॉडीज से या वैक्सीन से, वो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा अपने आप को। जो मैंने कहा, हर हर जीव को जिंदा रहने का हक है, तो उसको भी अपने आप को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करेगा कि आपकी एंटीबॉडी, आपकी वैक्सीन मेरे पर काम ना करे। तो ये एक थ्योरेटिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कहाँ तक प्रैक्टिकल में आएगी हमें पता नहीं है, तो इसलिए लोगों को बताना तो पड़ेगा, बताना चाहिए भी कि भाई देखिए, अगर नहीं किया तो ये हो सकता है ये आ जाए। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सितंबर में डेफिनेटली आ जाएगी, लेकिन उसको काउंट आउट भी ना करो कि वायरस अगर अपना बिहेवियर चेंज करता है, हम अगर अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे।
क्योंकि जी, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सीधा संदेश डॉक्टर मेहरा की तरफ से आ रहा है कि वायरस अपना अगर बिहेवियर बदल रहा है, लेकिन हम अपना बिहेवियर अगर अच्छा रखे हुए हैं, हम वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं कड़ाई से, जो बनाए गए हैं कोविड को रोकने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये तीसरी लहर जो है वो हम रोक सकते हैं या कम से कम उसको बहुत गंभीर होने से तो बिल्कुल बचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो सतर्क रहें और इससे बचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ दी वॉइस से बातचीत करने के लिए। आपसे अन्य विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।